हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इस चैनल पे कहानियाँ सुनाता हूँ, हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आज भी मेरे पास एक कहानी है। कहानी है एक गाँव की, क्योंकि मैं कहानियों की तलाश में गाँव-गाँव गया हूँ, कई लोगों से मिला हूँ और ऐसे एक तांत्रिक से भी मिला, जिसने अपनी पूरी कहानी बताई। उस तांत्रिक से मिलने के बाद में जब उसके यहाँ उस तांत्रिक के घर पे कई लोग अपने तंत्र मंत्र का काम कराने आया करते थे और कुछ न कुछ दिखाते थे। किसी का उतारा करना है, किसी कुछ करना है। तो उसके घर बैठकर उसके यहाँ पर कहानियाँ मैं ढूँढ ही रहा था, तो मुझे बहुत सी कहानियाँ मिली। तो यूँ समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको कहानियाँ ही कहानियाँ सुनाने वाला हूँ, क्योंकि उस तांत्रिक से मैंने कहानियाँ सुनी और उसके आस-पास जो आए उन लोगों से मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। तो रेडी हो जाइए, कहानियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आज की कहानी मैं सुना रहा हूँ राधे श्याम की। राधे श्याम की कहानी मैंने सुनी और मैंने यही देखा कि धन, ज़मीन, जायदाद के लिए इंसान कितना आगे, कितना नीचे गिर सकता है, ये कोई कह नहीं सकता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि यूपी का ही ये कहानी है। यूपी में एक गाँव था, उसमें एक परिवार के में 2 भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, छोटे भाई की भी शादी होने वाली थी। लेकिन उसकी शादी कई दिनों से टल रही थी, हो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके माता-पिता गुज़र चुके थे और भाई ही अकेला था। राधे श्याम के बड़े भाई सीताराम थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन जब उनके छोटे भाई राधे श्याम की शादी नहीं हो रही थी, तो शायद गाँव वालों का कहना था या उनका राधे श्याम का खुद का भी कहना था कि उसके भैया और भाभी ही नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो। अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसका परिवार बढ़ेगा, तो ज़मीन जायदाद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और अगर राधे श्याम की शादी नहीं होती है, तो उसको ज़मीन जायदाद के टुकड़े नहीं होंगे, सीताराम को ही पूरे ज़मीन जायदाद मिल जाएगी। तो यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन राधे श्याम के जो मामा जी थे, उन्होंने वो सब कुछ देख रखा था। उनकी जिद थी कि शादी हो जाए राधे श्याम की भी, क्योंकि राधे श्याम काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा हो गया था। गाँव में अगर कोई 10वीं भी पास कर लेता है तो काफ़ी उससे अच्छा पढ़ा लिखा माना जाता है। और राधे श्याम ने तो ग्रेजुएशन कर रखा था। लेकिन उसे आप जानते हैं कि हमारे यूपी में या कहीं भी उस साइड में जॉब मिलना कितना मुश्किल है। तो उसका तो कहीं जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। वो सोच रहा था कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए और उसके ज़्यादा टाइम बीत चुका था, उसने ग्रेजुएशन कर लिया था, बट उसकी शादी नहीं हुई थी। ऐसे में उसके मामा जी ने उसकी शादी करवा दी, लड़के को दिखाकर शादी करवा दी। ये बात उसके बड़े भाई सीताराम और उसकी भाभी को अच्छा नहीं लगा, बट कर दे भी क्या करते, क्योंकि रिश्तेदारों का प्रेशर था कि राधे श्याम इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा दिखने में है, सब कुछ उसका अच्छा है, घर का परिवार है, तो उसकी शादी हो जानी चाहिए। बेमन से उसके बड़े भाई सीताराम ने उसकी शादी करवा दी। लेकिन ये यहाँ तक तो कहानी अच्छी खासी जैसे-तैसे चल गई थी। कहानी इसके बाद शुरू होने वाली थी राधे श्याम की भाभी से। जब पहले-पहले राधे श्याम की बीवी घर आई, तो सीताराम की बीवी ने, मतलब राधे श्याम की भाभी ने सोचा किसी तरह इसका रिश्ता तुड़वा दिया जाए। कुछ न कुछ तान-बान लगाकर दोनों मियाँ-बीवी में झगड़ा करवाती, कुछ न कुछ लगाए रहती, ऐसा कुछ न कुछ बात करवा देती। कभी उसके रिश्ते नातों से बात लगाती, कभी कुछ लगाती कि इनका रिश्ता टूट जाए। ऐसे में बात नहीं बनी। दोनों में काफ़ी कुछ झगड़ा लगाने के बाद भी जब उसका बात नहीं बनी, तो सोचा कि क्यों ना बँटवारा कर लिया जाए। तो राधे श्याम और सीताराम दोनों ने अपना ज़मीन जायदाद का बँटवारा कर लिया। लेकिन इसमें जो सीताराम की बीवी थी, उसकी नीयत अभी भी सुधरी नहीं थी। वो सोच रही थी, अभी भी सोच रही थी, किसी तरह से राधे श्याम की पूरी ज़मीन जायदाद मुझे मिल जाए, और इसके लिए उसने बहुत घिनौना काम किया। मैं आपको बता दूँ, कुछ दिन बीते होंगे, राधे श्याम की वाइफ़ प्रेग्नेंट हुई, उसको एक छोटा-सा बच्चा पैदा हुआ, कुछ दिन खेला कूदा और उसकी डेथ हो गई। कितनी अचंभित बात है कि महीने 1.5 महीने में उसकी डेथ हो गई। तो फिर राधे श्याम ने सोचा शायद भगवान की यही मर्ज़ी होगी, इस वजह से इसकी डेथ हो गई। बीमार पड़ा होगा, कुछ हुआ होगा। 2-3 दिन बीमार रहने के बाद में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो सोचते हैं कि लोग गाँव देहात में साफ-सफाई नहीं है, कुछ किसी का बीमारी होगी, कुछ परेशानी हुई होगी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। राधे श्याम ने बताया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार उसके साथ में ऐसा हुआ। उसके 4 बच्चों की जान चली गई। किसी की 1.5 महीने में, किसी की 2 महीने में, किसी की 3 महीने में डेथ होती गई। और उसकी बीवी राधे श्याम की भाभी यही कहती कि तुम लोग के कुकर्म है जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। 4 बच्चों की डेथ होने के बाद में भी राधे श्याम की हालत ऐसी खराब हो चुकी थी कि कुछ कह नहीं सकते। राधे श्याम की पत्नी की ऐसी हालत हो चुकी थी जैसे कोई जिंदा लाश हो। इस बीच में उसके रिश्तेदारों ने, राधे श्याम के मामा ने बोला, बेटा तेरी बहुत ज़िंदगी ख़राब चल रही है, पिछले 5 सालों में तेरे 4 बच्चे हुए और चारों की डेथ हो गई। कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, किसी की झाड़-फूँक करानी चाहिए, कुछ ना कुछ कराना चाहिए। हालाँकि इस वक़्त बीच में वो लोग झाड़-फूँक करवा रहे थे, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा था और इस वक़्त इस सब डिप्रेशन में, सब
चीज़ घटना घटने के बाद में भी राधे श्याम की 2 जगह जॉब लगी और दोनों जगह से जॉब चले गया उसका। तो जब उसकी ये सब सुना, उसके रिश्तेदारों ने जब सुना और जाना, तो राधे श्याम के मामा जी ने जिन्होंने शादी कराई थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से राधे श्याम की मदद की जाए। उन्होंने झाड़ फूँक करने वाले एक तांत्रिक से मिले, जिन तांत्रिक से मैं मिला था, उन्हीं तांत्रिक के पास वो आए। और उन तांत्रिक ने जब देखना सुनना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाभी जो है, मतलब राधे श्याम की जो भाभी है, उन्होंने अपने नैहर से जाकर कुछ ब्रह्म पूजा कराकर तुम्हारे घर पे रखा है, ताकि तुम्हारी कुल न चले, तुम्हारा कुल न चले और तुम्हारा घर नाश हो। तुम्हारे घर पे शैतान किया गया है जो तुम्हारा वंश नहीं चलने देता है। ये सुनकर राधे श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो राधे श्याम के मामा जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, फिर से देखिए आप। लेकिन राधे श्याम के मामा ने जब ये कहा तो तांत्रिक जी ने फिर से देखा, और उस तांत्रिक ने फिर से देखा और फिर बताया कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, मेरे देवी देवता यही सही बता रहे हैं कि इनके ऊपर इनकी भाभी ने किया है। पहले इनकी शादी नहीं होने दे रही थी, उसके बाद में जब इनकी शादी हो गई तो उन्होंने तंत्र मंत्र करवा कर तुम्हारे वाइफ का, तुम्हारी बीवी का कोख बंद करवा दिया है। और उन्होंने उसके लिए उन्हें काफ़ी कुछ खिलाया पिलाया है, काफ़ी कुछ खिलाया पिलाया जिससे उनकी जान जाए, लेकिन जान तो नहीं गई। लेकिन भी जब उससे भी हार गई तो उन्होंने उनकी अपनी कोख बंद करवा दी है। तुम्हारे का बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह होते रहेंगे, लेकिन शैतान उन सबको खाता जाएगा। तो राधे श्याम ने ये सब सुनने के बाद में सोचा कि अब मेरा रोज़गार का क्या। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ तुम्हारे खानदान पर ही नहीं किया गया है, तुम्हारे रोज़गार पर किया गया है, तुम्हारे परिवार पर किया गया है, तुम्हारे धन दौलत और तुम्हारे रिश्ते नातों पर किया गया है। तो राधे श्याम ने यही कहा कि सही बात है, ना कोई रिश्ते नात मुझसे किस तरह का वास्ता रखता है, ना कोई कहीं जॉब में कर पाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कोई परेशानी हो जाती है, किस तरह से मेरी ज़िंदगी चल रही है मैं नहीं जानता हूँ। तो उन तांत्रिक ने कहा कि इसका एक ही चीज़ है, उतारा कर दिया जाए या वापस लौटा दिया जाए। तो उन्होंने जाके अपने घर से बात की और अपनी वाइफ को सब कुछ बताया। ये सब सुनने के बाद में राधे श्याम की वाइफ तो पहले से अधमरी हो चुकी थी, एकदम ख़त्म जिंदा लाश हो चुकी थी। सुनने के बाद में और वो टूट गई। फिर उन्होंने कुछ पूछा कि क्या किया जाए, तो उसकी वाइफ ने यही कहा कि इसे उल्टा किया जाए, उतारा नहीं करवाना है, हमें उसको वापस करवाना है। कि दूसरे दिन राधे श्याम के मामा जी और खुद उसकी पत्नी, तीनों लोग वहाँ पर उस तांत्रिक के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें उतारा नहीं कराना है, हमें इसको उल्टा करवाना है, जिसने भी किया वो फिर से इसको भुगते। तो तांत्रिक ने वही किया, उसे वापस लौटा दिया। जो जिन था उसे मनाया दनाया और वापस लौटा दिया। वापस लौटाने के बाद में क्या हुआ कि 2 दिन ही बीते होंगे, सीताराम की पत्नी कहीं से आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में उसके पैर पर गाड़ी चढ़ गई और दोनों पैर से अपाहिज हो गई। करीब जान लीजिए एक पैर तो पूरी तरह से टूट गया और दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, इतना कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था। 1-1.5 महीने बीते होंगे। उसके बाद में उसके पति छत पर से गिर पड़े, जैसे कि उन्होंने बताया किसी ने छत से ढकेल दिया, छत पर से गिर पड़े और उनका हाथ टूट गया। उनका रोजगार पूरी तरह से बंद हो गया, खेत में काम करने लेते, एक का पैर टूट चुका था, एक का हाथ टूट चुका था। हालांकि सीताराम को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वो 10-15 दिन में प्लास्टर करवा कर और शायद काम कर सकता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो एक पैर से पूरी तरह से लंगड़ी हो चुकी थी और एक पैर में उसके फ्रैक्चर आ चुका था। तो ये देखने के बाद में आपस में गांव वालों ने बोला कि इन पूरे परिवार पर ऐसा क्या हो गया है कि कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं। अभी तक सिर्फ राधे श्याम के घर पे था और अब सीताराम के घर पे भी ऐसी बातें होने लगी हैं। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी दोस्तों। अभी सीताराम और उसकी पत्नी का ही मामला था। उसके बाद में सीताराम के घर में और भी परेशानी शुरू हो गई। उसका जो बेटा था, बड़ा बेटा, वो बीमार रहने लगा, काफ़ी दिन तक बीमार रहने लगा, 1 महीना 2 महीना। और डॉक्टर के पास जाते तो कुछ खास इलाज करने के बाद में भी कुछ दवा होती नहीं। डॉक्टर कहते सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन बीमार क्यों है, इसकी बीमारी कुछ पकड़ नहीं आ रही है। तो बड़े डॉक्टर के पास जाते, बड़ा डॉक्टर बोलता और बड़े डॉक्टर के पास जाओ। उसके घर का पैसा ख़त्म होने लगा। फिर कुछ दिन के बाद में उसकी पत्नी जब चलने लगी और थोड़ी लंगड़ी थी, जो लंगड़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे उसने फिर कुछ दिन अपने नैहर चली गई। नैहर जाने के बाद में फिर उसने वही किया जो पहले कर चुकी थी। उसने फिर वही ब्रह्म पूजा करवाया, फिर वापस लौटाया। और इस बार लेकिन उसने कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि किसी के ऊपर ब्रह्म करने से, कुछ करने से पहले उसे घर पे कुछ सामान, कुछ वस्तु या उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन सीताराम की पत्नी इस बार कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उसको ना उसके यहाँ से खानदान था, ना कुछ खाना पीना था, ना कुछ लेना देना था, ना कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके लिए किसी तरह का बाल कपड़ा कुछ चाहिए होता है, तो कुछ कर नहीं पाई। फिर इसके बाद में राधे श्याम अपने तांत्रिक के पास पहुँचा और उसने पूछा कि बताइए अभी क्या है, जैसा आपने बताया था वैसा हुआ और मैं असर देख रहा हूँ। और इस वक्त देखिए उसके मेरे भाई का ये हाल है।
वो छत से गिर गया, उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, उसका बड़ा बेटा बीमार रहता है। लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है उसके साथ में भी हो। कुछ कर दीजिए कि अब इसी पे वो शांत हो जाए। तो तांत्रिक ने कहा कि अब मैंने छोड़ चुका हूँ, अब मैं उसे वापस नहीं मिलाऊँ। कोई खिलवाड़ नहीं है ये चीज़ कि खिलौना हो कि इसको वापस भेजा जाए, उसको वापस लाया जाए। अब वो वहीं से जाएगा, जो उसकी मर्जी हुई करेगा। अब मैं बार बार नहीं लाऊंगा, मेरे भी कुछ नियम उसूल हैं। मैंने आपके कहने पर एक बार छोड़ दिया था, छोड़ दिया। अब उसे वापस लाना आसान नहीं है। जैसे कहते हैं कि अगर तीर कमान से निकल चुका है तो फिर वापस नहीं आएगा, तो उसी तरह से ये भी है कि जब मैंने उसके बरम को, जिन को उसके पास तुम्हारे भाभी के घर भेज दिया वापस, जिसने किया था उसके पास वापस भेज दिया है, तो या तो उसे ख़त्म करेगा या कुछ जो कर्जी करना हो करेगा, लेकिन अब वापस नहीं लाया जा सकता है। तो उस राधे श्याम ने बोला कि बताइए अब मैं क्या करूं, अगर मुझे उसने फिर वापस भेजा तो मैं क्या करूंगा। तो तांत्रिक ने बताया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर चलूँगा, आपका घर का बांधा कर दूँगा, घर को चारों तरफ से बांध दूँगा और आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। तांत्रिक ने वही किया, उसे ताबीज़ लॉकेट दिया, उसने, उसकी बीवी ने पहना और घर पूरा बांध दिया, चारों तरफ मंत्र से बाधित कर दिया कि इस पर कोई किसी तरह की आसुरी शक्ति असर न करे। और यकीन कह कीजिए दोस्तों, करीब 1 साल 1.5 साल बाद में राधे श्याम के घर में भी एक बेटा पैदा हुआ। काफ़ी अच्छा खासा हँसी खुशी परिवार चल रहा था। लेकिन वही सीताराम का हाल इस वक्त बहुत बुरा है। जैसा कि राधे श्याम और उसके मामा बता रहे थे और तांत्रिक बता रहे थे कि उसी गांव के आसपास के लोग हैं और लोग देखते हैं, और आप इस वक्त सभी लोगों को पता भी चल चुका है कि उसने क्या किया था और राधे श्याम ने क्या किया। लेकिन अब वो जिस तरह से उसने बाधित कर दिया है, ख़ानदान छूट चुका है, दोनों एक दूसरे से देखते नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो सीताराम की पत्नी कुछ नहीं कर सकती है उसके ऊपर, क्योंकि वो खुद ही खाट पर पड़ी रहती है। और गांव वाले भी लोग देखकर खुश होते हैं कि जिसने गलत किया था उसके साथ गलत हुआ। ऐसे में एक बात जो इसने मुझे बहुत कचोटा और जो मुझे बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, वो ये थी कि जो उसने तंत्रमंत्र कर रखा था ठीक था, उसने अपने हाथों से, सीताराम की पत्नी ने अपने हाथों से राधे श्याम के 2 बच्चों को जहर दिया था। जो कफ सिरप होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें दवाइयों में जहर मिलाकर, धतूरा मिलाकर उसके बच्चों को पिला दिया था। जब उसकी बीवी कहीं और कुछ काम कर रही होती, अकेला देखकर कहीं रास्ते में 10-15 दिन में खिलाने के बहाने, किसी बहाने धतूरा या कुछ किसी जहर मिला देती थी, जिससे उनके बच्चों की डेथ हुई थी। तो यूँ समझ लीजिए 2 की तो सामने यही बात की किसी तरह किसी बीमारी से मरे होंगे। या मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसी बात 2 लोगों की बात आ चुकी है, तो हो सकता है चारों बच्चों को सीताराम की पत्नी नहीं मारा हो। हालांकि इस वक्त भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं। सीताराम की पत्नी की हालत इस तरह से कि वो दिन भर खाट में पड़ी रहती है और सीताराम कुछ ना कुछ काम करते रहता है, और उसके घर में उसके बच्चों की भी तबीयत कभी कभार ख़राब ही रहती है, ज़्यादातर ख़राब ही रहती है, और वो काफ़ी निर्धन हो चुके हैं। वहीं राधे श्याम अच्छा खासा हंसी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं अपने परिवार के साथ में, और उनका एक बेटा भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ, जिस वक्त मैंने बात की थी उनसे, और करीब हो चुका है टाइम, तो आने वाले टाइम में उनकी और भी औलादें होंगी और उनका वंश अच्छे से चलेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये सब कहानियाँ सुनता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि इंसान धन जायदाद के लिए अपने परिवार को किस हद तक गिरा देता है, क्या नहीं कर डालता है। ज़िंदगी जीने आए हो, हंसी खुशी जी कर जाओ, जाने के बाद में कुछ लेकर नहीं जाओगे। अगर कुछ कमाना ही है तो अपने मेहनत पर कुछ मेहनत करो और कुछ कमाओ, अपने दम पे कुछ कमाओ। अगर किसी का छीन के खाओगे तो भगवान भी किसी न किसी दिन तुमसे छीनेगा। तो इसी के साथ में कहानी ख़त्म होती है। मिलेंगे और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।